गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब वापस हम पहले वाले चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, जो हम चैप्टर पढ़ा रहे थे लास्ट टाइम, जो मैं पढ़ा रहा था वो था हमारा 11th चैप्टर था, जो वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, हम उसी चैप्टर पे वापस वर्क कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। ठीक है, आई थिंक आपने नहीं पढ़ा है तो आप वापस अपनी यूट्यूब जो अपने स्कूल का जो चैनल है सेंट स्टीफन स्कूल किशनगढ़ के नाम से, आप उस पर जाइए, आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आपको चैप्टर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसको पढ़ाने से पहले आपको पहले का अच्छे से आना जरूरी है, क्योंकि वो जब तक पहले का नहीं आएगा तब तक आगे का आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। तो हमने लास्ट टाइम मैंने आपको एनर्जी के बारे में बता दिया कि एनर्जी किस फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होती है। ठीक है, जिसमें से मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट एनर्जी बताई थी, एक थी पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी थी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है अगर वो मोशन में होता है तो वो क्या करता है, वर्क करता है। यानी कि अगर कोई वस्तु के अंदर गति हो रही तो वो क्या करेगी, कार्य करेगी ही करेगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया, जब मैं आपको वर्क पढ़ाया था तो मैंने वर्क पढ़ाने के आपको दो कंडीशंस बताई कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वर्क करता है या कोई भी वस्तु कार्य करती है तो उसके लिए दो चीजें होना उसमें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, एक तो ये कि उसमें फोर्स होना चाहिए और सेकंड चीज ये उसमें डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। ठीक है, पहले पॉइंट आता है फोर्स होना जरूरी है। दैट मींस अगर उसमें फोर्स लगेगा तो हमें पता है कि फोर्स लगते ही हर चीज, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे मोशंस करते हैं। ठीक है, अब वो की दो दो कंडीशंस हमारे काइनेटिक एनर्जी में वापस अप्लाई करने वाले हो। ठीक है, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं सब मोशंस करते हैं, ऑलमोस्ट करते हैं। ठीक है, जो मोशंस करते हैं तो वो कुछ ना कुछ वर्कडन तो हमेशा करेंगे ही करेंगे। तो जो वर्कडन होगा वो काइनेटिक एनर्जी में आएगा। और वो कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसको सपोज करना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब सपोज करना कि एक बॉल होती है जिसको मैं हवा में ले जाता हूँ और हवा में ले जाके उसको मैं जैसे छोड़ता हूँ। ठीक है, सपोज करना नीचे बहुत सारे रहते हैं, जैसे उसको छोड़ता हूँ नीचे जाने के बाद कहते हैं वो मिट्टी में जाके हल्का सा एक गड्ढा बना देती है। ठीक है, मिट्टी को अच्छे से मतलब देखने के लिए, उसको अच्छे से प्रैक्टिकली देखने के लिए आप गीली मिट्टी ले सकते हो। ठीक है, अब वापस उसकी हाइट को देखो बढ़ाते जाना। पहले मैं उसको 50 सेंटीमीटर ले रहा था, देन 1 मीटर, देन 2 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट बढ़ाते जाना और तीनों अलग अलग प्रैक्टिकल करना। ठीक है, अब आप तीनों प्रैक्टिकल जब करते हो तो आपने नोटिस करते हो जब हाइट कम थी तो जब बॉल नीचे जाके मिट्टी में घुसती है तो क्या होता है, छोटा सा गड्ढा बनाती है। जैसे इसकी हाइट बढ़ाई मैंने, देन वापस गिराने पे क्या होता है, गड्ढा अब पहले की कंपेरिजन में थोड़ा बड़ा गड्ढा बन गया। जब थर्ड वाली कंडीशन रखता हूँ तो वापस गड्ढा बन गया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे मैं उसकी डिस्टेंस बढ़ाता जाता हूँ तो उसके गड्ढा बढ़ता जाता है। ठीक है, अब ऐसी हम बहुत सारे प्रैक्टिकली इवेंट्स घर पे भी देखते रहते हैं, जैसे कोई भी चीज कहीं से गिरती है, पहिया घूमता है या बंदूक की गोली निकल के जाती है तो छोटी सी गोली भी बड़े सारे ऑब्जेक्ट को क्या करती है, तोड़ के निकल जाती है। दैट मींस छोटी सी गोली थी लेकिन वो दीवार में क्या कर देती है, बड़ा सारा होल बना देती है। वो ऐसा क्यों होता है, वो होता है काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की कंडीशन भी होती है कि अगर हो सकता है कि मोशंस दोनों के अलग हो तो इनकी एनर्जीज भी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि जब एक बॉल नीचे गिर रही है, ठीक है, बॉल गिर रही है, ये एक रेत होती है, जैसे यहाँ पे गिरती है यहाँ पे हल्का सा एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो उसमें एनर्जी आती है वही क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। मेरी वर्ड्स नहीं समझ में आए तो वापस बोलता हूँ, किसी भी वस्तु की गति के कारण जो उसके अंदर ऊर्जा समाहित होती है उसको क्या बोला जाता है, काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। बॉल को मैं ऊपर हाइट पे ले गया, उसको छोड़ते ही क्या होता है, इसके भार के कारण इसमें गति आ जाती है। जैसे गति आती है, गति आने के बाद इस सरफेस पे आके रुक जानी चाहिए थी, लेकिन क्या होता है यहाँ पे टकराने के बाद इसको गड्ढा बना दिया। ये गड्ढा कहाँ से बना, ये गड्ढा जो बनता है तो इसको जो बॉल को जो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी मिली इस गड्ढे को खोदने के लिए, गड्ढे को बनाने के लिए, वो होती है इसकी काइनेटिक एनर्जी। यानी यहाँ से यहाँ तक इसको गतिज ऊर्जा तो मिल रही है, लेकिन इसकी गति के कारण जो गड्ढा बनाना, वो गड्ढा जिस कारण बना उसकी गति के कारण बना, तो वो जो गड्ढा बनाने की जो कार्य किया था वो इसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी वस्तु की गति के कारण, उसकी गति के कारण जो कार्य किया जाता है उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं या फिर काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। या फिर अदर वर्ड्स में एक और डेफिनेशन बोलते हैं कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रही है, ठीक है, तो उस वेलोसिटी को गेन करने के लिए उसको जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और हिंदी में बताऊं तो किसी एक
फिक्स्ड कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी कि उसकी निश्चित वेग से अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उस गति को प्राप्त करने के लिए उसको जितना कार्य करना पड़ेगा उसके बराबर उसकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा हो जाती है। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में होता है, कहने का मतलब डेफिनेशन, किसी भी वस्तु की गति के कारण उसके अंदर जो ऊर्जा समाहित हो जाती है उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। इसी कारण बंदूक की गोली क्या होती है, जब बंदूक में से निकलती है तो उसकी गति बहुत ज्यादा होती है, उस गति के कारण क्या होता है, ऊर्जा भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी की वजह से किसी भी चीज के अंदर वो हिट करती है तो उसमें से बड़ा सा होल बना देती है। यानी किसी भी वस्तु की चाल बढ़ाने पे, स्पीड बढ़ाने पे क्या होती है, उसकी एनर्जी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आई बात समझे? यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, वस्तु की चाल पर निर्भर करती है। जिस वस्तु की ज्यादा चाल होगी उसकी ऊर्जा भी उतनी ज्यादा होगी, जिस वस्तु की चाल कम होगी उसकी गतिज ऊर्जा भी कम होगी। ठीक है, ये हो सकता है कि दो अलग अलग वस्तुओं की गति अलग अलग हो तो उनकी ऊर्जाओं का अंतर भी हो सकता है, लेकिन दोनों की काइनेटिक एनर्जी यानी कि दोनों की गतिज ऊर्जा होगी, लेकिन दोनों के अंदर अलग अलग अंतर हो सकता है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, एक छोटा सा बता देता हूं। सपोज करना कोई भी एम, देखो सपोज करना कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका क्या बता रहा हूं मैं, मास कितना है, एम ले लेता हूं, इसका मास यानी कि इसका द्रव्यमान क्या ले लेता हूं, एम ले लेता हूं। ठीक है, सपोज करना जब ऊपर होती है तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ होती है, जैसे इसको छोड़ता हूं तो उसके वेट के कारण क्या करती है, नीचे की तरफ आती है। यानी इसकी वेलोसिटी पहले u थी, यानी इसका वेग जो था प्रारंभिक वेग वो u था, नीचे छोड़ने पर क्या उसका वेग में परिवर्तन हो गया, यानी कि अब इसका वेग v मान लेता हूँ। ठीक है, ये प्रारंभिक है और जैसे सरफेस पे टकराती है यानी सतह पे टकराती है उससे पहले इसका वेग मान सकता हूँ कितना होगा, अंतिम वेग इसका v होता है। ठीक है, जैसे ही टकराती है, लेकिन एक फोर्स जो इसका वेट जो इसको नीचे खींचता है, सपोज करता हूँ उस जो वेट जो होता है, जो उसका भार उसको नीचे की तरफ ला रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण, वो F बल के कारण नीचे आ रही है। ठीक है, तो ये नीचे की आ जाती है और ये जो ऊंचाई होती है इसको मैं मान सकता हूँ विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये सब चीजें टर्मिनल हो चुकी है। तो याद करो, गति के समीकरण मैंने अच्छे से पढ़ा थे, गति के न्यूटन के 3 नियम बताए थे, उनमें से 3 नियमों से कौन सा नियम इस पे लगता है। न्यूटन की गति के नियम बताए थे, 3 नियम होते हैं। गति के नियम में से एक नियम होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, ये एक नियम होता है, गति के तीसरा नियम होता है। तो ये तीसरा नियम है, इस नियम से हम देखते हैं इसको सॉल्व करके, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a अपॉन में ये s क्या होता है, नीचे की तरफ ले चला जाता है। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ इस वाली। ठीक है, अब ये s तो यही होता है, सॉरी देखो S तो यही होता है, लेकिन ये 2a होता है जो कहाँ चला जाता है, इसके नीचे चला जाता है, यानी कि विस्थापन के बराबर ये आ गई है। ठीक है, अब मैंने आपको परिभाषा पढ़ा था टाइम क्या कहता हूँ, किसी भी वस्तु की गति के कारण जो किया जाता कार्य होता है, ठीक है, वही उसकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। यानी कि मैं यहाँ पे भी कार्य कर रहा हूँ, यानी कि कार्य बराबर W बराबर क्या होता है, F इंटू एस, यानी कि बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, अब f की वैल्यू चाहिए हमें, f का मान चाहिए। ठीक है, न्यूटन का एक सेकंड नियम होता है। ठीक है, न्यूटन का सेकंड हमने पढ़ा था, याद करो, F इक्वल टू ma, पढ़ा अच्छे से। ठीक है, न्यूटन के नियम के अंदर ये सेकंड नियम था। ठीक है, तो F बराबर क्या लिखूंगे यहाँ पे, ma। अब एक चीज बताना कि ए कहां से आया, ए का मतलब होता है, देखो त्वरण होता है। यहाँ पे सारी टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पे लिख दी, शब्दावली। एम का मतलब मास यानी कि द्रव्यमान होता है, यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग होता है, वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग होता है, एफ का मतलब फोर्स यानी कि बल होता है, ए का मतलब एक्सीलरेशन दैट मींस त्वरण होता है, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चीज मैंने बताया था कि उसका जो प्रारंभिक वेग था यू, जब ऊपर थी, लेकिन जब वो नीचे आई तो इसका वेग क्या हो गया, अंतर हो गया। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, यानी कि चेंज ऑफ रेट क्या होती है, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, एक्सीलरेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन आ गया है, समझ में, इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना क्या होता है, ए से ए कैंसिल हो जाता है, यानी कि m अपॉन 2 बाहर आ गया, v
स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अंदर रहेगा। ठीक है, अब सपोज करना जब मैंने बॉल को ऊपर रख रखा था हाथ में, ठीक है, अब ये रेस्ट कंडीशन में होती है बॉल, ठीक है, जब रेस्ट कंडीशन में होती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ऑब्वियसली कुछ ही वर्क नहीं कर रही ना मोशन कर रही, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती, जीरो होता है। जब इसको छोड़ता हूँ तो ये मोशन करेगी, यानी कि इसकी वेलोसिटी तभी चेंज होगी, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी जब रेस्ट कंडीशन होती है तो होती है कितनी, जीरो होती है। तो इसमें इसकी वैल्यू पुटअप करने पर देखो वर्क डन क्या होता है, यानी कि ये होती है। तो मैंने आपको क्या कहा था, ये हमारा वर्क डन निकल गया, तो मैंने क्या कहा था आपको, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, मोशन के कारण उसमें जो एनर्जी जो हो जाती है उसमें आती है। या मैंने ये भी कहा था कि एक और डेफिनेशन ये बताई थी कि अगर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उस वेलोसिटी को गेन करने के लिए इसको जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसके बराबर क्या होती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये वर्क डन हो गया इतना, इसकी बराबर क्या हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, यानी कि ये किसके बराबर चला जाता है, ई की, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर चला जाता है। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ई की, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ये वर्क डन किसके बराबर हो गया, उस काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, हाफ एम वी, ये हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगला वाला बात आती है, जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है, इसके बाद आती है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, हमने गतिज ऊर्जा पढ़ ली थी, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी होती है, हम जब भी कोई वर्क डन करते हैं तो वर्क डन के कारण, यानी कि वर्क डन जब हम करते हैं तो उसके कारण जो एनर्जी उसमें आती है उसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। अब दोनों कंफ्यूज मत होना, मैंने उसमें ये बताया था किसी भी मोशन के कारण जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी के उसमें क्या बताया था कि वर्क डन होने के कारण उसमें एनर्जी आती है वो क्या होती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अगर मैं सपोज करना, ये सपोज करो कोई हथौड़ा होता है, ठीक है, अब मैं इस हथौड़े को ऊपर की तरफ उठा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इसको ऊपर उठाने का मतलब क्या होगा, मैं ग्रेविटेशन के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ इसको ऑब्जेक्ट को ले जाने, क्योंकि इसको ग्रेविटी ने साथ अटैच कर रहा है। लेकिन जब मैं उसको उठा के ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, दैट मीन्स मैंने क्या कर रहा हूँ, ग्रेविटेशन के ऑपोजिट में वर्क कर रहा हूँ, इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। अब इसको ऊपर लेके चला गया, दैट मीन्स इसके अंदर क्या होगी, एक एनर्जी आ गई। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा, एनर्जी क्या करेगी, इसको ऑटोमेटिक नीचे ले जाती है। सेम चीज क्या होती है, जिसमें हथौड़े को मारने के लिए क्या करता हूँ, ऊपर लेके जाता हूँ, यानी कि मैं इसको वर्क कर रहा हूँ, वर्क करने की उसमें से एनर्जी आ जाती है। जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ क्या करता है, नीचे जाता है, कील को मारता है, कील के अंदर क्या करता है, प्रेशर लगाता है। आगे बात समझते हैं, यानी कि कोई वर्क किया तो उसमें एनर्जी आ जाती है। सबसे इजी एग्जांपल देता हूँ, आपने वो चलाया होगा, धनुष चलाया होगा जब छोटे थे, ठीक है, तो हम क्या, उसकी जो होती है बैंड होती है, जो उसका रबड़ होता है पीछे से, उसको हम पीछे की तरफ खींचते हैं। जैसे उसको पीछे की तरफ करते तो हमने क्या किया, वर्क डन किया, यानी इसकी जो रियलिटी थी, मतलब वो जिसकी शेप था उसको हमने डिफॉर्म करके उसको शेप को बिगाड़ दिया है, उसको पीछे खींचा। जैसे उसको वर्क डन किया हमने, उसको एडजस्ट किया, उसमें क्या हो गई, एनर्जी आ गई। ठीक है, जैसे इसको छोड़ते क्या होती है, ये एनर्जी वर्क करती है, एनर्जी वर्क जैसे ही करती है क्या होती है, आगे की तरफ तीर धक्का दे देती है, यानी कि हम इसमें पहले वर्क डन कर रहे हैं और वर्क डन करने से उसकी एनर्जी होती है। कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी सिस्टम को चार्ज कर रहे हैं वर्क डन करवाने के लिए, इन शॉर्टली बताएं। ठीक है, वो की वही चीज क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि हम कोई भी वर्क डन करते हैं तो उस वर्क डन के कारण उसमें जो एनर्जी आ जाती है उसे क्या बोला जाता है, स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं बता देता हूँ। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का मैंने सिंपल सा बता दिया, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी की हमेशा सेम टाइम पे वर्क करती है, और ये कैसे वर्क करेगी ये मैं आपको आगे बता दूंगा। सिर्फ जो स्थितिज ऊर्जा के बारे में सिर्फ इतना बताऊंगा, या पोटेंशियल एनर्जी के जो उसके वर्क डन होता है, यानी कि किसी भी चीज को अगर मैं वर्क कर रहा हूँ, किसी भी चीज पे मैं वर्क कर रहा हूँ, तो उस पर वर्क करने की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी आ जाती है उसको क्या बोला जाता है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। जैसे मैं गाड़ी को धक्का देता हूँ, मैं किसी गाड़ी पे वर्क कर रहा हूँ, उस गाड़ी पे वर्क करने की वजह से उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, वो एनर्जी क्या करती है, उसको वर्क करवाती है। जैसे गाड़ी के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ, तो उसके अंदर एनर्जी आ गई, इसकी वजह से वो क्या कर रही है, चल लग जाती है। आगे बात समझ में।
अब हमारा तीसरा टॉपिक है वह है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट, कि किसी ऊंचाई में स्थित ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, अब क्या होती है मैं समझा देता हूँ। मैंने पोटेंशियल जब मैंने एक बार याद करो काइनेटिक एनर्जी के लिए मैंने बताया था कि हाइट को ऊपर ले जा रहा था, उसके हाइट के कारण जो फोर्स लग रहा था वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ली। लेकिन ये सपोज कर दोनों में डिफरेंस है। मैंने काइनेटिक एनर्जी के लिए बताया था तो ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने के बाद सरफेस के ऊपर अगर वर्क करती है यानी यहाँ पर गड्ढा बनाती है तो वो कौन सा होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन सपोज करना कि अगर ये ऑब्जेक्ट सिर्फ यहाँ आके रुक जाए यानी कि नीचे वाले सरफेस पर कोई वर्क नहीं करे, यानी ऊपर से छोड़ा नीचे आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे आने के बाद इसने कोई वर्क नहीं किया है। आया बस में, यानी इसके मोशन के कारण कोई वगड़न नहीं हुआ, वगड़न होता तो यहाँ पे छेद हो जाता, गड्ढा बन जाता, लेकिन यहाँ पे गड्ढा नहीं बना है, जैसे इसने कोई वर्क नहीं किया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वर्क कर रही है। ठीक है, उसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस बता देता हूँ। ठीक है, सपोज करना है एक बॉक्स होता है जिसको हाइट पे ले जाते हो, हाइट पे ले जाने के बाद इसको छोड़ते हैं। सपोज करना है हाइट पे जाने के बाद सरफेस पे आता है तो यहाँ पे आके रुक गया है। ठीक है, देखो ये नीचे आने के बाद मैंने क्या बताया था, बॉल अगर ऊपर से गिरा तो मिट्टी के ऊपर तो गड्ढा बना देती है। ठीक है, लेकिन आपको सपोज करना ऊपर से बॉल गिरा है आपने, वो किसी सरफेस पे जाके रुक गई। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ऊपर से नीचे सीधा आके नीचे रुक गई बिना किसी बाउंस के, सीधा आके नीचे रुक जाती है, यानी कि वो पोटेंशियल एनर्जी वर्क कर रही है। वही सिमिलर बॉक्स को छोड़ा नीचे आके सीधा गया, लेकिन नीचे सरफेस पे कोई वर्क नहीं किया, यानी इसमें काइनेटिक एनर्जी की वजह से कोई एनर्जी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, सपोज करना ये बॉक्स होता है, इसका मास मान लेता हूँ m होता है, ये ऊपर से नीचे आया यानी इसकी हाइट कितनी आ गई, h आ गई है। समझ में चीज, यहाँ से ये हाइट यानी इसका डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ से यहाँ आ रही है, लेकिन ये अभी ऊंचाई की बात कर रहा हूँ इसलिए इसको क्या लेना पड़ेगा, मुझे यहाँ से h लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने अभी भी बताया था कि मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा हूँ, यानी मैं हथौड़े को ऊपर लेके जा रहा था, काइनेटिक एनर्जी यानी मैं एंटी ग्रेविटेशन के अगेंस्ट कर रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज है ना, एंटी ग्रेविटेशन के मैं वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब याद देखना अगर ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर लेके गया था और नीचे लेके जा रहा हूँ तो इसके एंटी ग्रेविटेशन के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। अगेन वर्क डन बराबर मेरे क्या होगा, अप इनटू एस। ठीक है, डब्ल्यू एफ। अब फोर्स की बात करते हैं तो मैंने कहा था एंटी ग्रेविटेशन के वर्क कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो एंटी ग्रेविटेशन लग रहा है वो ग्रेविटेशन किस पे लग रहा है, किस पे लग रहा है, ऑब्जेक्ट की किस चीज पे लग रहा है, वेट पे लग रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या जाएगा, इसके वेट के इक्वल चला जाएगा, इसके वेट की वजह से तो फोर्स लग रहा है और वेट की इक्वल क्या लगेगा, इसका फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वेट को हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ये होता है mg के बराबर होता है, यानी इसका वेट बराबर होता है m इंटू जी, यानी कि मास इंटू ग्रेविटेशन, यानी कि f का मान क्या हो गया पे mg इंटू s। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखना डिस्प्लेसमेंट हमारे क्या यहाँ पे किसकी फॉर्म में, हाइट की फॉर्म में, इसलिए s को हटा के यहाँ पे क्या आ जाएगा h, यानी कि w बराबर mg h, यानी कि हाइट पे हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, w बराबर mg h। ये वर्क है। ठीक है, लेकिन मैंने अभी भी बताया था जितना वर्क डाउन होता है उसकी क्या होती है, एनर्जी की इक्वल चला जाता है। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, वो भी हाइट के लिए ये बन जाएगी। कहने का मतलब ये कि आप जितनी ज्यादा हाइट बढ़ाते जाओगे उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। अगर सपोज करना हथौड़े को मैं थोड़ा सा ऊपर उठा के रखता हूँ तो क्या होता है, फोर्स लगाता है, यानी कि वर्क डन बहुत कम होता है, लेकिन जैसे हाइट बढ़ाते हैं वर्क डन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आएगा समझ में। अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में एक चीज मैं बताना भूल गया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे होता है तो ये डिपेंड करता है सिर्फ इसकी हाइट पे, ये डिपेंड नहीं करता कि मैं इसको ऑब्जेक्ट को कैसे लेके जा रहा हूँ। सपोज करना इस ऑब्जेक्ट को मैं ये ले गया हूँ, दैट मींस का डिस्प्लेसमेंट ये नहीं होता है, ये सीधी सीधी यानी कि सरफेस से इस ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट है वो सिर्फ उस चीज पे डिपेंड करता है, ना कि ये डिपेंड करता है कि ये वेव को इस वे से जा रहा है। आया समझ में, ये डायरेक्टली हाइट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। अभी हमने एक टॉपिक था जिसके लिखा हुआ कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं क्या, तो हाँ ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अच्छा सोचना है कि एक मैंने अभी थोड़ी देर बताया था कि उसकी गति के कारण, मोशन के कारण उसमें एनर्जी आती है। एनर्जी कहाँ से आती है, आपने कभी सोचा
एनर्जी तो आप पैदा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान एनर्जी पैदा नहीं कर सकता। अगर एनर्जी इतनी ज्यादा पैदा कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता, हमें तो खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम भी तो एनर्जी पैदा करने के बाद हम काम में ले सकते थे, ठीक है। लेकिन एनर्जी पैदा नहीं होती है, एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है, ठीक है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने से जो खाने के अंदर जो होती है गुण होते हैं, वो एनर्जी जो उसकी होती है, वो एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफर होती है। हमारी जो एनर्जी होती है, दूसरा वर्क करते हैं, तो हमारी बॉडी की एनर्जी होती है, ये किसी न किसी दूसरी फॉर्म में आगे चली जाती है। आई बात समझ में? जैसे कोई लकड़ी जलती है, तो जलने की वजह से उसकी जो एनर्जी तो क्या हो रही है, जल रही है, लेकिन उसके बदले में क्या हो रही है, दूसरी हीट की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करती जाती है। यानी कि क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है कि एनर्जी जो होती है उसको ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, बस उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, संरक्षण का मतलब होता है बचाना, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है कि ऊर्जा को ना तो खत्म किया जा सकता है, ना उसको पैदा किया जा सकता है, बस उसकी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बताया था, क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट होता है, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है। जब मैं ये कह चुका हूँ कि ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो कह सकता हूँ कि किसी भी वस्तु की कुल ऊर्जा कितनी होती है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी, नेट एनर्जी कितनी होती है, तो वो होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वली क्या होती है, इसको टोटल एनर्जी होती है। कहने का मतलब होती है उसकी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का एडिशन यानी इन दोनों का योग ही क्या होती है, इसकी कुल ऊर्जा। अब कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखना क्या होता है, सपोज करना ये एक ऑब्जेक्ट होता है, नीचे रखा हुआ है, इसको ऊपर लेके जा रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये ऊपर लेके जा रहा हूँ, क्या करना, इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हथौड़े को ऊपर लेके जाना है, यानी इसमें काइनेटिक एनर्जी आ रही है, यानी कि mgh, हाइट आ रही है mg, यानी कि एंटी ग्रेविटेशन का वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लेके चला जाता हूँ, लेकिन इस कंडीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। अब जीरो क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वर्क ही नहीं कर रही। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपको पहले बताया था, ठीक है। अब देखो ये काइनेटिक, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क करे, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। और काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा जीरो क्यों होती है, क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो होती है। लेकिन जैसे मैं इसको यहाँ छोड़ता हूँ, छोड़ने के बाद इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले गया, इसके बाद छोड़ देता हूँ, यानी कि मैं पहले हथौड़े को ऊपर लेके चला गया था, इसे काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद ये काइनेटिक, सॉरी, इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, यानी कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। इस पोजीशन पे क्या होती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। मैं वापस बता दूं, हथौड़े को ऊपर लेके चला गया, यानी कि इसमें स्थितिज ऊर्जा आ गई है, लेकिन इसकी गतिज ऊर्जा जीरो हो जाती है। मैंने अभी कहा था धनुष से तीर को मैं पीछे खींचता हूँ, यानी कि इसमें क्या हो रही है, स्थितिज ऊर्जा आ रही है, यानी कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, लेकिन इस पोजीशन पे क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। जैसे इस बो को, इस वायर को मैं पीछे से छोड़ता हूँ, आगे क्या होता है, एरो आगे चला जाता है, तीर आगे चला जाता है, या फिर हथौड़े को ऊपर लेके छोड़ने पे क्या होता है, वो नीचे आ जाता है, वो गति करता है, गति के कारण क्या होता है, नीचे जाके वो हिट करता है, यानी कि उसने वक्रण कर दिया। यानी कि पहले पोटेंशियल एनर्जी में था, जैसे उसको छोड़ा वो किसमें चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे इसको छोड़ता हूँ ये नीचे आते, यानी कि ये पहले तो था इसकी पोटेंशियल एनर्जी में, अब नीचे आते किसमें चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। आया बात समझ। और ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, दैट मींस की पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट पे जीरो होती है, क्योंकि इस पे हाइट कितनी हो जाती है, नीचे आते आते जीरो थी, यहाँ तो हाइट है, लेकिन नीचे आते इसकी हाइट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। यानी इसकी क्या होती है, इस पोजीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। अब दो कंडीशन, ऊपर ऑब्जेक्ट को लेके गया था तब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, लेकिन जब नीचे आ रही थी तब इसमें काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूँ, अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा था, ठीक है, तब इसकी स्थितिज ऊर्जा थी, लेकिन गतिज ऊर्जा जीरो थी, क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग क्या था, जीरो था। ऊपर जाने के बाद उसको छोड़ देता हूँ तो नीचे आ रही है, यानी कि क्या हो रही है, इसके अंदर इसकी गतिज ऊर्जा हो रही है, लेकिन इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है, स्थितिज ऊर्जा जीरो हो चुकी है, ठीक है।
अब ऊपर जाने के बाद वस्तु को जब छोड़ा जाता है तो इसकी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है लेकिन गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। यानी कि स्थितिज ऊर्जा जितनी कम होती जाएगी गतिज ऊर्जा उतनी ज्यादा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। यानी कि ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने के बाद छोड़ देता हूँ तो क्या होता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कम होती जा रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। और काइनेटिक एनर्जी जितनी बढ़ रही है ना, यानी कि कितनी बढ़ेगी, जितनी कम पोटेंशियल एनर्जी ऊपर से नीचे आने में कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, उतनी बढ़ जाएगी। अब इन दोनों का एडिशन ही, यानी कि पहले ऊपर ले गया यानी कि mgh, ठीक है, और नीचे आया यानी कि तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को देखो, ऊपर गया तो क्या थी मेरी पोटेंशियल एनर्जी और नीचे आ गया तो काइनेटिक एनर्जी। वापस पोजीशन इनिशियल पोजीशन पे आ गई ऑब्जेक्ट, और इस बीच में इसने दो ही एनर्जी को चेंज किया था, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी और नीचे काइनेटिक एनर्जी। ऊपर गए तो गतिज सॉरी स्थितिज ऊर्जा और नीचे आए तो गतिज ऊर्जा, यानी इन दोनों के कारण इन दोनों का टोटल ही कितना होता है, इसके कुल ऊर्जा के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ऊर्जा ना तो खत्म होती है ना उसको पैदा कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा थी पहले, अब स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल गई थी, गतिज ऊर्जा में बदल गई थी। तो इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेट ऑफ डूइंग, यानी कार्य करने की दर, ठीक है। अब मैं आपको एक लाइफ का सबसे बड़ा फॉर्मूला बता देता हूँ, सच्ची में वर्क करेगा। जब भी याद रखना दर की बात आ जाती है ना, दर, चाहे वो साइंस हो चाहे वो मैथ्स हो, हमेशा याद रखना टी से डिवाइड कर दो, ठीक है। देखो कार्य की दर पूछ रहा है तो कार्य को टाइम से डिवाइड कर दो, समय से भाग दे दो, सबसे इजी है और हमेशा याद रखने वाली चीज है। यानी कि अभी कभी भी किसी भी चीज की दर पूछी जाए या रेट पूछी जाए उसको हमेशा टाइम से ही डिवाइड करो, और जिसके वाले पूछा जाए उसको, तो यहाँ पे देखो कार्य करने की दर पूछूंगा तो मैं कार्य को डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब देखो एक्चुअली मैं बताता हूँ कि क्या होता है कि कोई भी इंसान कोई भी वर्क करता है ना, तो वो क्या होता है अलग अलग तरीके से वर्क करता है। सपोज करना मैं हूँ, ठीक है, अगर मैं पावरफुल इंसान होता हूँ तो मैं क्या होता है किसी भी वर्क को जितनी जल्दी कर देता हूँ, लेकिन अगर मैं उतना ही कमजोर इंसान होता हूँ तो किसी भी वर्क को करने में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। ऐसे बता देता हूँ कि अगर कोई ज्यादा पावरफुल गाड़ी होती तो ज्यादा वेट को इजी कम टाइम में क्या होता है ट्रांसपोर्ट कर देती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी गाड़ी होती है जिसको ज्यादा वेट नहीं उठा सकती, जिसमें ज्यादा पावर नहीं होती, तो क्या होता है वो उतने ही वेट को क्या करती है ज्यादा टाइम के अंदर क्या होता है ट्रांसपोर्ट करती है, ज्यादा टाइम के अंदर लेके जाती है। यानी कि क्या होती है कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो उसकी पावर पे डिपेंड करते हैं कि वो काम कितनी देर में कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं पावरफुल इंसान हूँ तो कोई भी काम मैं फटाफट टाइम में कर देता हूँ, कम टाइम में कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं कमजोर वीक इंसान होता तो किसी वही वर्क को मैं करने में ज्यादा से ज्यादा टाइम लूंगा। यानी कि सारी चीजें किस चीज पे डिपेंड कर रही है, पावर पे। जो जितने ज्यादा पावरफुल होगा वो वर्क उतनी जल्दी खत्म कर देगा, ठीक है। यही चीज होती है कि कार्य करने की दर यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होती है, पावर होती है। यानी कि सुनना, पावर क्या होती है, किसी भी वर्क को कितने टाइम में हम जल्दी कर सकते हैं वही हमारी पावर होती है। जैसे मैं पावरफुल इंसान हूँ तो मैं किसी भी काम, मुझे कोई भी वर्क दे दूँ कम से कम टाइम में उसको फिनिश कर दूंगा। लेकिन अगर मैं पावरफुल इंसान नहीं हूँ तो वही वर्क मुझे करने में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा। तो यानी किसी भी वर्क को करने में क्या होती है, कितना टाइम ले रहा है, यही क्या होती है मेरी शक्ति होती है या पावर होती है, वही हमारी रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है। यानी कि किसी भी वर्क को करने में हम कितना टाइम लेते हैं वही हमारी क्या होती है, शक्ति होती है या पावर होती है, ठीक है। अब मैंने ये बताया था कार्य करने की दर, जब भी आपको दर पूछे या फिर आपसे रेट पूछे उसको किस बारे में पूछे उससे डिवाइड कर दो। देखो मैं यहाँ पे वर्क की पूछा हूँ, कार्य करने की दर पूछा हूँ, तो कार्य को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, समय से डिवाइड कर दूंगा। यानी कि मैं रेट पूछा हूँ किसकी, वर्क की पूछा हूँ, तो वर्क को किससे डिवाइड कर दूंगा, टाइम के साथ डिवाइड करूंगा। ये हमारी क्या होती है, पावर होती है, ठीक है। अब पावर क्या होती है ये तो हमने समझ लिया कि किसी भी वर्क को कितने टाइम के हम फिनिश कर रहे हैं वही हमारे क्या हो रहा है, पावर हो रही है, ठीक है। अब पावर की यूनिट क्या होती है, पावर का मात्रा क्या होता है, वो होता है वाट। क्या होता है, वाट, ठीक है। वाट इसकी यूनिट होती है, ठीक है। या इसके अलावा दूसरी भी ले सकते हो, जूल वर्क होता है जूल में, वाट्स टाइम होता है सेकंड में, यानी कि जूल सेकंड इनवर्स, ये भी यूनिट हो सकती है। या फिर आप वाट भी ले सकते हो, इन दोनों में से एक यूनिट आप क्या होता ले सकते हो, ठीक है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क सिर्फ इतनी है, किसी भी वर्क को आप कितने टाइम में करते हो, ठीक है, वही आपकी होती है, एक तरीके से पावर होती है। अब हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, ठीक है। अब मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक होता है, ठीक है। अब वो क्यों है मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब याद करना यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का हमने जो पहला पढ़ा था, यूनिट पढ़ी थी, मात्रक पढ़ा था, वो था जूल, ठीक है।
जूल हम एनर्जी को क्या होता है मेजरमेंट करने में यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब नॉर्मल चीजों को यूज करते हैं, लोग मतलब व्यवसाय करते हैं या बाकी चीज करते हैं, तो उसको जूल के अंदर जो क्या होता है उसका पैरामीटर को यूज करना या उसका मात्रा को क्या होता है काम में लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको किस में लिया जाता है, किसके अंदर, किलो वाट पर आवर, यानी कि KWH, किलो वाट पर आवर, ठीक है। या इसको बोला जाता है किलो वाट घंटा, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है किलो वाट घंटा और इंग्लिश में बोला जाता है किलो वाट पर आवर, ठीक है। ये एक यूनिट होती है ऊर्जा को मापने की, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कॉमर्शियल या व्यवसाय की बात करता हूँ तो उसमें जूल यूनिट को काम में नहीं लिया जाता है, ठीक है। ये साइंस की टर्मिनोलॉजी में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं तो कॉमर्शियल यूज में यूज जूल को नहीं करते, KWH यानी कि किलोवाट पर आवर को यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं किलोवाट पर आवर क्या होता है, ठीक है। अब सपोज करना कोई मशीन 1 सेकेंड में 1000 जूल वर्क करती है, 1 सेकेंड में 1000 जूल वर्क करती है, यानी कि 1 घंटे में कितना करेगी 1000 जूल इंटू कितना देगा, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, यानी कि 3600 सेकंड्स होते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 1 आवर में कितनी एनर्जी हो जाएगी 3.6 इंटू 10⁶। आई बात समझ में, यही हमारी क्या होती है कि KWH की यूनिट होती है, ठीक है। 3.6 इंटू 10⁶, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो होती है, इसको दूसरी लैंग्वेज में बोला जाता है इसको 1 यूनिट के, यानी कि ये जो वैल्यू आ रही है वो 1 यूनिट, यानी कि अगर आपके घर के अंदर विद्युत मीटर होता है या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है मीटर जिसमें हम रीडिंग लेते हैं, जिसके अंदर हमारी इलेक्ट्रिसिटी को रीडिंग के लिए मीटर में नंबर्स चलते रहते हैं, वो यूनिट के अंदर शो करता है। तो यूनिट जो होती है वो कितनी होती है 3.6 इंटू 10⁶ के इक्वल होती है, यानी मैं कह सकता हूँ 3.6 इंटू 10⁶ किलोवाट पर आवर इक्वल होता है 1 यूनिट के, 1 यूनिट के। क्या समझ में एक चीज, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ, ठीक है।